हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज 2 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। सुप्रीम इंडाइटमेंट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल अगेन लिखा गया मणिपुर पे। सरकार तो नहीं जाग रही मणिपुर के इशू पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाग गई है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है मणिपुर के इशू पे और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करवाने का एक प्रपोजल भेजा है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। इंटरेस्टिंग है, रीसेंट डेवलपमेंट्स आपको पता लगेंगी। आपका क्विज आपके सामने है, 8-9 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। मन से आर्टिकल को पढ़ना, पूरी क्लास को लेना, चीज़ों को सीखना। क्लास के लास्ट में जो आप सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई करना है, ठीक है। 9 में से 9 मार्क्स मिले आपको, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सॉल्यूशंस आपको एट द एंड ऑफ द क्लास करवाते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी सुप्रीम इंडाइटमेंट। देखिए, इंडाइटमेंट वर्ड का मतलब समझे, किसी पे आरोप लगाना, फॉर्मली एलिगेशन लगाना, एक्यूजेशन लगाना। जब आपको कोर्ट में ले जाया जाता है, फिर जज साहब पूछते हैं भाई क्यों लेकर के आए हो इनको, फिर आप पे कुछ आरोप लगाए जाते हैं सरकारी वकील के द्वारा या पुलिस के द्वारा चार्जशीट के जरिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडाइटमेंट, ठीक है। और सुप्रीम का मतलब होता है जी सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा मेजर, सबसे ज़्यादा प्रधान। कह रहा है इंडाइटमेंट हो गई है सरकार की, मणिपुर की गवर्नमेंट की, और ये हो गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की गलती मानने को तैयार नहीं है मणिपुर के इशू में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को इंडाइट कर दिया है पूरे इशू के अंदर। चलिए समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट से इंडाइटमेंट आई है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कानूनी वर्ड है, लीगल वर्ड है, इसको याद रखें। एलिगेशन लगाने को इंडाइटमेंट करना बोलते हैं। अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स ऑन द मणिपुर क्राइसिस, द भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी मस्ट रिप्लेस द चीफ मिनिस्टर। कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, और किस चीज़ के ऊपर, मणिपुर के क्राइसिस के ऊपर। कह रहा है जी इस पूरी घटना के बाद ना, जो भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, दूसरा ले आना चाहिए चीफ मिनिस्टर मणिपुर का, सीएम। समझ गए, सिंपल सेंटेंस है, मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपका सब्जेक्ट है, मस्ट रिप्लेस इसकी वर्ब है। मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, साथ में रिप्लेस वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है बिना एस और ई एस के। भाई भारतीय जनता पार्टी तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी इंडेफिनिट टेंस में, तो एस लगना चाहिए पीछे, रिप्लेसेस। लेकिन मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब का कनेक्शन सब्जेक्ट से तोड़ देती हैं। मॉडल वर्ब्स ने ये कसम खाई हुई है कि हमारे बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बिगिनर लेवल के बच्चे हैं इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। अब एक सवाल आपसे और पूछते हैं, चलो ये देख लेना, द भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे हमेशा द लगाया जाता है, द आम आदमी पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस, द एनसीपी, है ना, कोई भी हो, द टीएमसी। सवाल आपसे ये है कि मणिपुर से पहले द कैसे लग गया। सवाल आपसे ये है कि जोग्राफिकल लोकेशन जो हैं अपने पहले द नहीं लेती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा द इंडिया, द राजस्थान, द उत्तर प्रदेश। चलो समझा देते हैं आपको। देखिए, जोग्राफिकल लोकेशंस अपने पहले द नहीं लेती हैं, और जब लेती हैं तो उनके कुछ अपने रीजन्स होते हैं। जैसे द यूएसए आपने पढ़ा होगा, जिस कंट्री के नाम में प्लूरलिटी हो, जिस कंट्री के नाम में पीछे एस आ रहा हो या यूनाइटेड नाम का वर्ड आ रहा हो, उसके आगे हम द लगा लेते हैं, है ना। तो द यूएसए लिख देते हैं, द यूके लिख देते हैं, द यूएई लिख देते हैं, या फिर हम द फिलीपींस लिख देते हैं। फिलीपींस के अंदर पीछे पीछे क्या होता है, पीछे एस आता है। तो वो केस तो अलग है द लगाने वाले। इस केस में, मणिपुर के केस में द इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे मणिपुर क्राइसिस की बात हो रही है, मणिपुर की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है मणिपुर में चल रहे झगड़े की। समझे मेरी बात को। मणिपुर यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्राइसिस नाम के नाउन के लिए। ये द जो है ना, ये द ये आया है क्राइसिस के लिए, ना कि मणिपुर के लिए। तो समझे इस चीज़ को। जब भी प्रॉपर नाउन्स को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है तो वो अपने पहले द को ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैब पे ध्यान देंगे, आर्टिकल की पूरी हर चीज़ को आपको बेसिक से करवाया जाता है। क्लास को लाइक करके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हैं तो, और उसी के साथ में
इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्जाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए, वोकैब शीट है अपनी। वोकैब सफारी की क्लास वीक में 2 बार आपको दी जाएगी, ठीक है। एक बार तो वीकेंड पे सैटरडे संडे में, और एक बार वीकडेज में। तो कोशिश करेंगे आज शाम को या कल शाम को वोकैब सफारी की दूसरी क्लास को पब्लिश किया जाए। वीकली 2 क्लासेज आपको मिलेंगी। वीक के अंदर आप 50 वर्ड सीखेंगे। 2 महीने के अंदर लगभग 400 से 500 वर्ड्स को कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ड्स नहीं करने अपने को। इंग्लिश में 3 लाख वर्ड्स हैं, 3 लाख वर्ड थोड़ा ना पढ़ने हैं आपको तो मैं वो 500 वर्ड करवाना चाहता हूँ जो मुझे हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। तो वही 500 वर्ड अपने वीक में 2 बार करके कवर करने वाले हैं वोकैब सफारी की प्लेलिस्ट में। चलिए, 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में देखते हैं। लैकेडेसिकल से शुरू करेंगे। लैकेडेसिकल क्या होता है जी? अधमन से किया हुआ काम, जिसमें स्पिरिट ना हो, हाफ हार्टेड हो, बस किसी ने कहा है और आपने कर दिया, वो आपका लैकेडेसिकल एटीट्यूड है या लैकेडेसिकल, समझ गए ना। लैकेडेसिकल जो है आपका रवैया है। अब लैकेडेसिकल को आप आलस भरा भी बोल सकते हैं, और आलस भरा या सुस्त के लिए वर्ड है सारे। लिस्टलेस, लिथार्जिक, लैंग्वेज, लैकलस्टर और लेड बैक। कमाल की बात यह है, ये जो एल वर्ड है जो लेजीनेस से जुड़ा हुआ है, वहीं से सारे वर्ड बन रहे हैं। एल से लेजीलेस, एल से लैकेडेसिकल, एल से लैकलस्टर। तो आज आप लिथार्जिक यानी सुस्त, लिथार्जिक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया कैन बी क्रैक्ड विद अ लैकेडेसिकल अप्रोच। भारत के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आज की डेट में लैकेडेसिकल अप्रोच से क्रैक नहीं किए जा सकते हैं। अधमन की तैयारी से, आधे मन की तैयारी से पूरे पास नहीं किए जा सकते हैं ना। कंपटीशन इतना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ो अपने। ब्रेजन। ब्रेजन वर्ड जो है ना, ये 2 वर्ड्स का मिक्सचर है। कोई चीज़ डिस्ग्रेसफुल हो, शर्मनाक हो, लेकिन कैसे हो? शेमलेसली, बेशर्मी वाले तौर पे। मतलब शर्मनाक तो है, गलत काम तो है ही, लेकिन बेशर्मी वाले तौर पे है, खुलेआम है, सबके सामने है। समझ गए? ऐसी चीज़ को ब्रेजन बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड है, हमेशा गलत तरीकों के साथ, गलत चीज़ों के साथ यूज़ होगा। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। उसकी आदत है शर्मनाक तौर पे, खुले तौर पे झूठ बोलने की। डिसग्रेसफुल भी है उसके लाइज, और शेमलेस भी हैं। उसको पता भी है और सबको पता है वो झूठ बोलती है, लेकिन फिर भी वो बोल देती है। तो ये ब्रेजन लाइज हैं सबको पता होने की वजह से। अब ब्रेजन के लिए आपके पास 2 वर्ड्स हैं, इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट। वोकैब सफारी में इन वर्ड्स को बताऊंगा मैं आपको पिक्चर्स के साथ में, ठीक है। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, ब्रेजन। नेक्स्ट वर्ड है अपना कनाइव। कनाइव का मतलब होता है जी किसी से साठ गांठ करना। टू गेट इन्वॉल्व इन अ सीक्रेट प्लॉट विद समबडी, ठीक है। साठ गांठ करने के लिए जो कॉमन वर्ड्स हैं अपने पास वो हैं कंस्पायर और कोल्यूट। कंस्पायर और कोल्यूट। आज आप कनाइव नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सम पुलिसमैन कनाइव्ड विद द प्रिजनर्स एंड हेल्प देम एस्केप द कस्टडी। कुछ पुलिसमैन ने, कुछ पुलिस वालों ने साठ गांठ कर ली प्रिजनर्स के साथ में, इन अपराधियों के साथ में, ऐसा समझ लो, और उनको हेल्प किया कि वो एस्केप कर दें, कस्टडी को, हिरासत से भाग निकलें। कनाइव से कनाइवेंस नाम का नाउन भी बनता है। यू विल सी द वर्ड कनाइव इन द आर्टिकल टुडे, ठीक है। किसी से सांठगांठ करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेटर। स्पेलिंग देख लेना इसकी। परपेट्रेटर, पर, एक सेकेंड, परपेट्रेटर ऐसे लिखा हुआ है, ये ध्यान करो, लिख करके देखो, आएगी स्पेलिंग तो समझ नहीं आएगा आपको। परपेट्रेटर का मतलब होता है जी गलत काम करने वाला आदमी। किसी भी गलत काम को अंजाम देने वाला जो आदमी होता है, दैट इज कॉल्ड, दैट पर्सन इज कॉल्ड परपेट्रेटर। इसको कल्प्रिट भी बोलते हैं और इसको मिसक्रिएंट भी बोलते हैं। मिसक्रिएंट जो वर्ड है, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है।
बदमाश, ठीक है। ऐसा आदमी जिसके मॉरल स्क्रूपल्स या मॉरल कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, जहाँ बस दिखा चौका, मौका दिखा और चौका मार दिया, है ना। चोरी का मौका मिला तो चोरी कर ली, कुछ और गलत काम करने का मौका मिला तो वो कर लिया। बिना मॉरल प्रिंसिपल्स का आदमी, बदमाश आदमी इज कॉल्ड मिसक्रिएंट। तो वन वर्ड है, ध्यान रखें। आज के क्विज में आपसे पूछेंगे, द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वर स्टिल एट लार्ज। जो कल्प्रिट थे, जो रॉन्ग डूअर्स थे, इस क्राइम को अंजाम देने वाले थे, परपेट्रेटर्स, अभी भी वो एट लार्ज हैं, अभी भी वो फरार हैं। व्हेन यू आर एट लार्ज, इसका मतलब क्या है जी, आप हर तरफ, समझ गए ना, फरार हैं, पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। चलिए लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एट लार्ज से एक चीज़ मुझे याद आई, आप में से कितने लोगों को आती है, पूछ भी लेते हैं आपसे। एट लार्ज तो मैंने आपको बता दिया, फरार के लिए बोलते हैं, कोई आदमी जो है फरार है। लेकिन अगर इससे पहले मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, जेंटलमैन, तो ये इडियम बन जाती है, जेंटलमैन एट लार्ज। क्या मीनिंग है भाई इस इडियम का? अब यूँ मत बोल देना सर, एक जेंटलमैन जो फरार है। जेंटलमैन तो समझते हैं ना, जेंटलमैन तो अच्छा आदमी होता है भाई, वो परपेट्रेटर या रॉन्ग डूअर नहीं होता। तो जेंटलमैन एट लार्ज ईडीएम का मीनिंग कमेंट्स में डालें, आपको करवाई गई है। नहीं आती है तो सर्च करो गूगल पे, याद रहेगी आपको हमेशा, डालो कमेंट्स में। लास्ट वर्ड है अपना आज का, टीडियस। टीडियस, टीडियस का मतलब है जी बोरिंग काम और एक जैसा ही काम, मोनोटोनस, बस रोज़ वही किए जा रहे हैं, कुछ उसमें वैरायटी नहीं है ना, उसको बोलते हैं टीडियस। द बोर्डम या द टीडियस, सेंटेंस को चलो चेंज कर लेना, ये बोर्डम पे बना रखा है मैंने, अपने को टीडीएस पे बनाना है, कल मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। टीडीएस जो है इसके लिए एडवांस वर्ड होता है हमड्रम और बैनल। हमड्रम वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, वो चीज़ जो बार बार हुए जा रही है और आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड हमड्रम। चलिए वो क्या हो गई अपनी, आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को ये क्लासेस भी हमड्रम लगने लग गई होंगी, रोज़ इन क्लास को लेना है ना, सुनना है सर को। ये क्लासेस आपके लिए तब टीडियस होंगी जब इस आर्टिकल को आप खुद से नहीं पढ़ते हो मॉर्निंग में। आप खुद से पढ़ के आओ ना, फिर शाम को पढ़ के देखो कहाँ कहाँ चीज़ें आप नहीं पढ़ पाए, और आधे घंटे में जितना पढ़ सको उतना ही पढ़ा करो। मान लीजिए आप सुबह आधे घंटे के अंदर यहाँ तक ही पढ़ पाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, ठीक है, अगस्त 7 तक, तो आपको किसी ने नहीं बोला कि पूरी क्लास देखनी है। सुबह जो है जितना पढ़ा, शाम को उतनी क्लास देखी और फिर चाहे क्लास को बंद कर दिया। तो यही सजेस्ट करूँगा मैं आपको, बोरियत आपको नहीं फील होगी अगर क्लास को सुबह खुद से पढ़ करके आओगे। चलिए समरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एक्नॉलेजमेंट लिया है मणिपुर के क्राइसिस का, और लताड़ लगाई है भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को इन द स्टेट। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के जो डीजीपी हैं उनको भी बुलाया है कि आप क्या कर रहे थे इस पूरे क्राइसिस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि किसी क्राइसिस को पुलिस एक्शन लेकर के रोकना बड़ा आसान होता है शुरुआती दौर में, बजाय जब वो बढ़ जाए, जब वो फैल जाए रायता उसको समेटने के। तो आपने रायता क्यों फैलने दिया, शुरू में ही समेटने वाली कोशिश क्यों नहीं की? सरकार और पुलिस से, दोनों से सवाल किए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है इस मामले में एक्टिव है, और अब भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को सुलझाना होगा, और ये काम शुरू करेंगे वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को स्टेट में रिप्लेस करने के साथ ही। नया चीफ मिनिस्टर लाओ, कुछ नया काम करो ताकि मामला सुलझ सके। टोन है आज के आर्टिकल की क्रिटिसाइज कर रहा है, सेंश्योर कर रहा है, लताड़ लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट सरकार को, है ना, इसी टोन में आर्टिकल लिखा गया है। शुरू करें अब, चलो। कहानी की तरह ये आर्टिकल कह रहा है जी, कहानी ऐसे शुरू होती है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुल्ड अप the Manipur government for its lethargic investigations into the ethnic violence in the sensitive border state that began on May 3rd and which has still not been doused। कह रहे जी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने क्या किया है, उसने जी पुल अप किया है। पुल अप करना, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, पुल मतलब खींचना, अप मतलब ऊपर की तरफ, लेकिन ये एक फ्रेजल वर्ब है किसी को डांट लगाने के लिए, किसी को लताड़ लगाने के लिए। कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट ने पुल अप किया है, लताड़ लगाई है मणिपुर की सरकार को, उनके लिथार्जिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उनकी सुस्त और ढीली जांच के लिए। और ये जांच किस में है? ये जांच है, इंटू लगा के बता रहा है, उस एथनिक वायलेंस में, उस ऐसी हिंसा में जो एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड है, नस्ल के ऊपर बेस्ड है ना। कुछ ट्राइबल लोग हैं और कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस हैं एथनिक वायलेंस में इस सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इस बहुत ही संवेदनशील बॉर्डर वाले राज्य में। और ये वो वायलेंस है जो शुरू हुई थी मई 3 को, और ये वो वायलेंस है जो अभी भी डाउज नहीं की गई है
जिसको अभी भी ठंडा या शांत नहीं किया गया, पानी नहीं डाला गया। डाउज करना, एक्सटिंग्विश करना, क्वेंच करना, किसी आग को बुझाना, किसी गर्म मामले को शांत करना। सेंटेंस समझ में आया? थोड़ी वोकैब हैवी है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है मणिपुर की सरकार को। क्यों लगाई है? इनकी सुस्त जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस पूरे एथनिक वायलेंस के मामले में जो इस संवेदनशील बॉर्डर स्टेट यानी कि मणिपुर में हुई थी। और ये वो वायलेंस है जो शुरू हुई थी आज से 2-3 महीने पहले मई 3 को, और जो अभी भी डाउज नहीं हुई है, जिसको अभी भी बुझाया जाना बाकी है। चलिए, एससी की वर्ब है सुप्रीम कोर्ट की, हैज़ पुल्ड अप। पुल अप मैंने आपको बता दिया किसी को खींचने को बोलते हैं, लेकिन अगर इंसानों के तौर पे बात की जाए, पुलअप का फ्रेजल वर्ब के तौर पे मीनिंग होता है किसी इंसान को लताड़ना, खींचना उसको। अपने बोलते हैं ना, आज खींचेंगे उसको, या आज टीचर ने जो है उस स्टूडेंट को अच्छे से खींचा, तो लताड़ लगाई, पुलअप किया, एडमोनिश किया, सेंश्योर किया, रेप्रिमांड किया। ये सब जो है डांटने फटकारने के सिनोनिम होते हैं। चलो, लेथार्जिक आपको बता दिया, लैक लस्टर, लैकडासिकल है ना, सुस्त और ढीला। दैट आया वायलेंस के लिए, ये वो वायलेंस है, ये वो वायलेंस है जो शुरू हुई थी मई 3 को, और जो अभी भी विच की वर्ब है, हैज़ नॉट बीन डाउज्ड। विच आया अगेन वायलेंस के लिए। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है पॉइंटिंग आउट दैट अरेस्ट हैव बीन few and far between in the context of 6,500 first information reports or FIRs filed in relation to the violence. The Supreme Court has asked for details of the progress in police action. कह रहा है जी पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए, किस चीज़ की तरफ? दैट, ये चीज़ की तरफ कि जो अरेस्ट हैं, जो हिरासत में लेने का काम है, वो रही हैं, दे हैव बिन फ्यू एंड फार बिटवीन। क्या मतलब होता है इसका? फ्यू मतलब ना के बराबर, और फार बिटवीन का मतलब है दो के अरेस्ट के बीच में बहुत बड़ा फासला भी है। एक तो हुई ना के बराबर है, और एक जो 10-20 छिटपुट हुई हैं वो बहुत फार बिटवीन है। एक 3 तारीख को हुई है, फिर दूसरी जो है 20 तारीख को हुई है ना। सोच सोच के पुलिस अरेस्ट कर रही है। कह रहा है जी पॉइंट आउट करते हुए पुलिस की मिली भगत पे कि अरेस्ट जो हैं पुलिस ने की हैं ना के बराबर, फ्यू एंड फार बिटवीन। और ये कैसे कहा? ये पॉइंट आउट किया इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में जो है लगभग 6500 FIRs का जो फाइल की गई हैं इस जो है वायलेंस के रिलेशन में। कह रहे इस चीज़ को इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आस्क किया है, मांगा है और ज़्यादा डिटेल्स को उस प्रोग्रेस में जो हुई है पुलिस एक्शन में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हमें डिटेल में बताओ पुलिस ने क्या क्या एक्शन स्टेट में लिए हैं। एंड ऑर्डर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और DGP ड्यूरिंग द नेक्स्ट हियरिंग ऑन August 7। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है पर्सनल प्रेजेंस को DGP साहब की, मणिपुर स्टेट के सबसे बड़े पुलिसमैन की, अगली हियरिंग के दौरान जो अगस्त 7 को 5 दिन बाद होने वाली है। तो अच्छे से खींचा है सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की सरकार और वहाँ की पुलिस को। अरेस्ट जो है आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन उसकी वर्ब है, पॉइंटिंग आउट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे ऑर्डर किया, डिटेल्स को मांगा, तब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट भी कर रही थी। दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहला काम तो मेन वर्ब बन गया और दूसरा काम वर्ब की ING फॉर्म बन के पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। समझते हो ना? बेसिक्स में सब कुछ सीख चुके हो आप। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, वॉचिंग टेलीविजन, आई वॉज हैविंग डिनर। तो वैसे ही पॉइंट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये डिटेल्स मांग रहा था और ये ऑर्डर्स पास कर रहा था। चलिए, एपेक्स कोर्ट की दो वर्ब्स हो ही गई, हैज़ आस्क्ड एंड हैज़ ऑर्डर्ड। ऑर्डर अपने बाद में फोर कभी भी नहीं लेगा वर्ब फॉर्म में। ये ग्रामर कॉन्सेप्ट है, आपको भी दिखाएंगे, समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी क्वेश्चनिंग द स्टेट पुलिस कैपेबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस, द कोर्ट नोटेड that there was a complete breakdown of law and constitutional machinery in the face of mob violence। कह रहा है जी सवाल उठाते हुए, क्वेश्चन करते हुए। अगेन देखो वर्ब की ING फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू किया गया, यहाँ पॉइंटिंग आउट से किया गया था, यहाँ क्वेश्चनिंग से। कह रहे सवाल उठाते हुए स्टेट पुलिस की क्षमताओं पे जो है इन्वेस्टिगेट करने की इन केसेस को, कोर्ट ने ये नोट किया है कि एक बहुत ही कंप्लीट ब्रेकडाउन वहाँ था। देयर वॉज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब चीज़ों का फेलियर हो जाना, कोलैप्स हो जाना, ढह जाना। और ये ब्रेकडाउन जो था, कोलैप्स जो था, ये था लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का, कानून और संवैधानिक ढांचे का। और ये सब कैसे था? देखते हुए इस चीज़ को, इन द फेस ऑफ मॉब वायलेंस को, भीड़ द्वारा की गई हिंसाओं को। सिंपल सेंटेंस, कोर्ट की वर्ब है नोटेड, ब्रेकडाउन की वर्ब है वॉज। सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है ये वाला क्लोज, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है।
इस वॉज का इस देयर से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ ब्रेक डाउन्स होता तो यहाँ वॉज की जगह पे वर लग जाता। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, देयर से कोई कनेक्शन वर्ब का नहीं है। चलिए अब एक सवाल आपसे यहाँ पूछते हैं ताकि ग्रामर कॉन्सेप्ट आप जो है सीख सकें। भाई यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेट के बाद में कोई वर्ब जो है प्रेपोजिशन लगाई नहीं गई। इन्वेस्टिगेट इनटू दीज केसेस ऐसा तो नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशंस के बाद में इनटू लगाया गया। भाई यहाँ लग गया और यहाँ नहीं लगा, इन्वेस्टिगेशंस के बाद लगा, इन्वेस्टिगेट के बाद में नहीं लगा, तो ऐसा क्यों? दूसरा, ये जो ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड जो है ना, ये एक वर्ब है, इसके बाद में आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई, लेकिन कभी कभी ऑर्डर नाम के नाउन के बाद में प्रेपोजिशन लगी होती है, तो ऐसा क्यों? चलो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं थोड़ा डिटेल में। ये कॉन्सेप्ट है उन बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक जो बच्चे नाउन वर्ब के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक ही है। आपको सेंटेंस को ब्रेक करके देखना पड़ेगा वो वर्ड क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन है, वर्ब का काम कर रहा है तो वर्ब है। तो अगर ये वर्ब्स बन के आ जाएं तो ये अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते, लेकिन अगर ये सेंटेंस में नाउन की भूमिका निभा रहे हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हों, उस केस में अपने बाद ये अपना प्रेपोजिशन फिक्स्ड रखते हैं। स्ट्रेस वर्ब कुछ नहीं लेगी अपने बाद में, लेकिन नाउन लेगा अपने बाद में ऑन। अटैक अपने बाद में वर्ब कुछ नहीं लेगी, लेकिन नाउन लेगा अपने बाद में ऑन। द सेम गोज फॉर ऑर्डर, वर्ब तो कुछ नहीं लेगी, लेकिन ऑर्डर नाम का नाउन अपने बाद में लेगा फॉर। अब ऑर्डर वर्ब भी है, ऑर्डर नाउन भी है, आपको ब्रेक करके सेंटेंस को देखना है। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। कितनी है ये? 3 3 6 3 9 और 2 11 ही वर्ब्स आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस इन पे आपको जम के मिलेंगे। डिस्कशन जो है एक नाउन है, इसलिए अपने बाद में ऑन या अबाउट ले लेता है, लेकिन डिस्कस एक वर्ब है, इट टेक्स नो प्रेपोजिशन आफ्टर इट। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ने अपने बाद इनटू लिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट नाम की वर्ब अपने बाद में कुछ भी नहीं ले रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट के बाद में देखो कुछ नहीं लगाया गया, नहीं लगाया गया ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस नाउन के बाद में आपने इनटू लगाया। समझ गए कॉन्सेप्ट? कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाएं इस पे आपको। द किड्स डिसाइडेड टू ऑर्डर फॉर अ पिज्जा फ्रॉम द बेकरी एंड द किड्स प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ पिज्जा फ्रॉम द बेकरी। किड्स ने डिसाइड किया एक पिज्जा को ऑर्डर करने के लिए बेकरी से, और किड्स ने प्लेस कर दिया एक ऑर्डर को पिज्जा के लिए बेकरी से। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ऑर्डर के बाद में फोर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर रखते बाद का फोर निकल जाएगा और यहाँ रहेगा। अब ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? भाई यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, ये एक इन्फिनेटिव है, एक वर्ब है, चाहे इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो, पार्टिसिपल हो, है ना, मेन वर्ब हो। वर्ब तो वर्ब ही होती है, सेमी वर्ब हो चाहे फुल वर्ब हो। तो यहाँ पे नॉन फिनिट वर्ब हो, इस वजह से आपको टू ऑर्डर के बाद में फॉर नाम का प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ऑर्डर, आगे एन लगा हुआ एक नाउन है, और ऑर्डर नाम का नाउन अपने पहले वर्ब लेता है, अपने बाद में प्रेपोजिशन लेता है, इसलिए इसने फॉर को लगाया। चलिए, बस यही कन्फ्यूजन है बच्चों की, इस ऑर्डर के बाद में और इस ऑर्डर के बाद में अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों हो रही है, आपको थोड़ा ब्रेक करके देखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू देयर एडवांटेज। कॉर्पोरेट्स प्लेस एन इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू देयर एडवांटेज। कॉर्पोरेट जो है इन्फ्लुएंस करते हैं सरकारी पॉलिसी को अपने एडवांटेज के लिए, और कॉर्पोरेट जो है इन्फ्लुएंस को रखते हैं, प्लेस करते हैं प्रभाव को सरकारी पॉलिसी पे अपने एडवांटेज के लिए। यहाँ पे प्लेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है इन्फ्लुएंस, एक नाउन है, अपने बाद में ऑन लेगा, ऑन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस एक वर्ब है कॉर्पोरेट सब्जेक्ट की, अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस अपने बाद में ले रहा है और ये इन्फ्लुएंस नहीं लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहा हूँ मैं एज ए क्विज। इसमें करना ये है, इस अबाउट को यहाँ से आप हटाओगे नहीं, आप डिस्कस वर्ब को देखो, इसकी कौन सी फॉर्म को लगाया जाए और कैसे सेंटेंस को बनाया जाए कि ये अबाउट यहाँ पे रह जाए और सेंटेंस भी सही हो जाए। ठीक है, क्विज आपको मैं दे रहा हूँ, सभी कमेंट्स में इसको डालना। अबाउट को नहीं हटाना है, डिस्कस नाम के वर्ड को चेंज करो और ताकि सेंटेंस सही बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की ग्रामर कॉन्सेप्ट मेन यही था। आगे कह रहा है जी, ये सारा हो गया ना। 2 women who were paraded naked and raped by a mob have pleaded their lack of trust in the investigation by the police and the CBI। कह रहे 2 औरतें, 2 विमेन जिनको पैरेड किया गया था नेकेड और रेप किया गया था जिनको एक मॉब के द्वारा, जिनको नेकेड घुमाया गया था और जिनको बाद में रेप किया एक पूरी मॉब ने। कह रहे उन औरतों ने प्लेड किया है, फॉर्मल तौर पे अपनी प्ली को, अपने रिक्वेस्ट को कोर्ट के सामने रखा है, और ये प्लेड है उनकी ट्रस्ट की कमी की, भरोसे की कमी की
इन्वेस्टिगेशन में यानी जांच में मणिपुर की पुलिस के द्वारा और सेंटर के द्वारा भेजी गई सीबीआई के द्वारा। ये औरतें बोल रही हैं हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन सीबीआई और पुलिस से हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, ये जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं हमारी ही गलती ना निकाल दें। विमेन जो आपका सब्जेक्ट है, हैव प्लेडेड इनकी वर्ब है, हु की वर्ब है वर पैरेडेड, हु की वर्ब है वर रेप्ड। वर रेप्ड वर पैरेडेड दोनों पैसिव वॉइस में है। इन लेडीज़ के साथ में गलत काम हुए हैं, इन्होंने किसी के साथ में पैरेड और रेप का काम नहीं किया। समझ पा रहे हैं ना, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है इसलिए पैसिव वॉइस को लगाया गया। अगर इस पूरे मामले पे पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखोगे, अगर किसी पार्टी का भक्त बन के नहीं देखोगे या किसी सरकार का चमचा बन के नहीं देखोगे, तो आप देखोगे कितनी गलत बात है ये। एकदम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ये लेडीज़ हमारे घर से नहीं है तो हम फील नहीं कर पाते इस चीज़ को, और भगवान ना करे हमारे किसी घर से हों, लेकिन अगर हों तो उस केस में सोचो कितना गलत हो रहा होगा स्टेट में। बस यही चीज़ का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। पॉलिटिकल एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ सही हो रहा है ना। कह रहा है जी, इट वॉज द सर्कुलेशन ऑफ अ वीडियो क्लिप दैट कैप्चर्ड द हॉरिफिक वायलेंस दीज वीमेन वर सब्जेक्टेड टू दैट prompted the Supreme Court's intervention after weeks of unabated violence and brazen partisanship of the Manipur government। कह रहा है जी, ये सर्कुलेशन ऑफ द वीडियो क्लिप ही था। इस वीडियो क्लिप को हर तरफ जो है फैलाने का काम ही था, सर्कुलेशन ही था, जिसने कैप्चर कर दिया इस हॉरिफिक वायलेंस को, इस डरा देने वाली हिंसा को, जिसको इन औरतों को सब्जेक्ट टू किया गया था, जिस हिंसा से इन औरतों को गुजारा गया था, एक्सपीरियंस करवाया गया था। पैरेड करवाना, लोगों के सामने रेप करना मॉब के द्वारा। कह रहा है ये तो वीडियो बन गई तभी पता लगा कि औरतें क्या हुआ इनके साथ में। और कह रहा है जिसकी वजह से ही प्रॉम्प्ट हुई सुप्रीम कोर्ट जो है इंसाइट हुई, ट्रिगर हुई, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन जो है ट्रिगर हुई है ना, दखल अंदाजी। और ये सब ट्रिगर हुई कई हफ्तों की बिना रुकने वाली वॉयलेंस के बाद में, और शर्मनाक तौर पे जो भाई भतीजावाद है, जो पार्टीशनशिप है, जो बायसनेस है मणिपुर की सरकार के द्वारा। तो एक प्रजाति को या एक जाति को सरकार और पुलिस वहाँ पे सपोर्ट कर रही है और दूसरी जाति को नहीं कर रही है। तो ये जब पार्टीशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने देखी और वायलेंस को थमते हुए ना देखा, तब इस वीडियो के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन दिया है। चलिए, इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है कैप्चर्ड, विमेन की वर्ब है सब्जेक्टेड टू। व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू यू हैव टू गो थ्रू समथिंग, आपको किसी चीज़ से गुजारा जाता है, आपको कोई एक्सपीरियंस करवाया जाता है। दैट आया है इस वायलेंस के लिए, दैट की वर्ब है प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट करना, किसी को उकसाना। इंटरवेंशन का मतलब होता है जी दखल अंदाजी। अनअबेटेड मतलब जो बिना रुके चलती रहे, और ब्रेजन मतलब शर्मनाक तौर पे डिस्ग्रेसफुल, है ना। पार्टीशनशिप होती है आपकी बायसनेस, आप एक पार्टी का साथ दे रहे हो, दूसरी को छोड़ रहे हो। इसको भाई भतीजावाद भी बोल सकते हैं, नेपोटिज्म भी इसका एक सिनोनिम है। चलिए, भारी है वो कैप थोड़ी सी। कह रहा है जी, मोर सच केसेस हैव सरफेस्ड एंड द कोर्ट हैज़ नाउ प्रपोज्ड अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है और भी ऐसे केसेस सरफेस हुए हैं, सामने आए हैं उभर करके, और कोर्ट ने अब प्रपोज किया है, एक प्रपोजल रखा है कोर्ट के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट की गई इन्वेस्टिगेशन का, ऐसी जांच का जिसको कोर्ट खुद करवाएगा अपनी सुपरविजन में। मोर केसेस की वर्ब है हैव सरफेस्ड, कोर्ट की वर्ब है हैव नाउ या हैज़ नाउ प्रपोज्ड। कह रहे जी, सीएम मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह हैज़ नो लेग टू स्टैंड ऑन आफ्टर दिस सेंसर बाय द highest court in the land, but continues to remain in office with a total lack of accountability। कह रहे मणिपुर के जो सीएम हैं मिस्टर बीरेन सिंह, अब उनके पास कोई लेग नहीं है स्टैंड करने के लिए। टू हैव नो लेग टू स्टैंड, इसका मतलब होता है आपका कोई सहारा ना हो, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हो, कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, कोई क्रेडिबल पोजीशन ना हो। सब काम आपने गलत किया और आप जो है मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है कि मैं क्यों नहीं मान रहा। कह रहे जी, बीरेन सिंह जी है ना, इनके पास भी कोई लेग टू स्टैंड अप बचा नहीं है, कोई इनके पास सहारा नहीं बचा है, कोई जस्टिफाई करने का मौका नहीं बचा है अपने इस सेंश्योर के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी इस कड़ी आलोचना के बाद में, और ये जो हुई है बाय द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड के द्वारा। कह रहे लेकिन ये अभी भी जारी हैं, ऑफिस में बने रहना, अपनी कुर्सी से चिपके रहना, टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के साथ में, एक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के साथ में। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल नहीं हो रहे, जिम्मेवारी को त्याग रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है भाई, ये सब शर्मनाक बातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं बिकॉज द बीजेपी इज़ डिटर्मिन्ड टू प्रोटेक्ट हिम फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। क्योंकि जो देश को चलाने वाली पार्टी है, सेंटर में बैठी हुई पार्टी, वो डिटर्मिन्ड है, वो पूरे तरीके से वचनबद्ध है, संकल्प लिए हुई है, कसम खाई हुई है कि इसको प्रोटेक्ट करेगी इस आदमी को, कुछ पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से
कुछ सियासी या कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से। समझ गए सेंटेंस? चलिए, एंड बीरेन सिंह जो है इनकी वर्ब है हैज़ टू हैव नो लेग टू स्टैंड, टू हैव नो रीजन टू जस्टिफाई, नो ग्राउंड टू जस्टिफाई, है ना। बीरेन सिंह की दूसरी वर्ब है कंटिन्यूस, ही हैज़ नो लेग टू स्टैंड एंड ही कंटिन्यूज टू रिमेन इन ऑफिस। बीजेपी सरकारी, बीजेपी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, द लगाया गया इसके आगे। बीजेपी की वर्ब है इज। डिटर्मिन्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है वचनबद्ध होना या किसी काम को करने के लिए संकल्प लिए हुए, कसम खाए हुए होना। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी अब पहले तो आपको बता दिया यहाँ पे पुलिस ने और इसने क्या किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है वो आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ कम्युनल क्लैशेस इन इंडिया सजेस्ट दैट मॉब वायलेंस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इज पॉसिबल ओनली विद द कनाइवेंस ऑफ द स्टेट। कह रहे जो इतिहास है सामुदायिक हिंसा का भारत में, वो ये सजेस्ट करता है कि मॉब वायलेंस जब भी होती है लंबे पीरियड के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, कई महीनों के लिए, वो तभी पॉसिबल होती है जब स्टेट की भी कनाइवेंस हो, स्टेट की भी मिली भगत या सांठगांठ हो। एक या 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ता होना अलग बात है। 3 महीना किसी चीज़ का लगातार चलते रहना, 2 महीना 2.5 महीना, ये अलग बात है। तो जब भी आपको 2-2.5 महीना वायलेंस कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना सरकारी मशीनरी जो है इसमें मिली हुई है। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। सजेस्ट इसकी वर्ब है। वायलेंस की वर्ब है इज। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मतलब लंबे पीरियड के लिए, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खिंचा हुआ, इसको प्रोटेक्टेड, लॉन्ग लास्टेड, है ना, ये एक्सटेंडेड भी बोल सकते हैं। कनाइवेंस और सांठगांठ के लिए वर्ड हमारे पास कोल्यूजन और कॉन्स्पिरेसी। कह रहा है इन द केस ऑफ मणिपुर इट इज़ मोर देन एविडेंट। और मणिपुर के केस में ये चीज़ जग जाहिर है, एविडेंट है, सबके सामने है। कह रहा है ब्रिंगिंग perpetrators to book is far more tedious and often a frustrating process compared to taking swift preventive police action at the first sign of trouble। कह रहा है जी ले करके आना, ब्रिंग करना परपेटर्स को, रॉन्ग डूअर्स को बुक तक। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब है किसी आदमी को कानून के इंसाफ तक लाना, कटघरे तक लाना, उसको जो है उसके गलत कामों का उसे हिसाब करना। कह रहा है जी परपेटर्स को बुक तक लाना, कोर्ट तक लाना, ये बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा उबाऊ और थकाने वाला काम है। और किसके मुकाबले? कह रहा है ये टीडियस और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है मुकाबले में, कंपैरिजन में स्विफ्ट एक्शन लेने के, प्रिवेंटिव पुलिस एक्शन लेने के, जो ट्रबल के फर्स्ट साइन पे हो जाना चाहिए, मुसीबत शुरू होने के पहले जो है निशान पे पुलिस का एक्शन हो जाना चाहिए। तो वहीं पर रोक सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। बाद में जब होने दोगे गलत काम, फिर उन पर लोगों को पकड़ोगे, फिर उन पर केस चलाओगे, वो तो बड़ी टीडियस प्रोसेस है, फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। वो उस प्रोसेस से क्यों गुजरना है हमें। ब्रिंगिंग जो है आपका सब्जेक्ट है, जीरेंड है वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो ब्रिंगिंग की वर्ब है इज। परपेट्रेटर, रॉन्ग डूअर, मिसक्रिएंट आप देख चुके हैं। मिसक्रिएंट वर्ड का मैंने आपको स्पेशल मीनिंग बताया था, ऐसा आदमी जिसके कोई मॉरल स्क्रूपल्स ना हो, मॉरल प्रिंसिपल्स की जिसमें कमी हो। ब्रिंगिंग को कंपेयर किया गया है टेकिंग से, ठीक है। ब्रिंगिंग इज मोर टीडियस एंड फ्रस्ट्रेटिंग कंपेयर टू टेकिंग स्विफ्ट एक्शन। तो देखो यहाँ पे पैरेललिज्म का ध्यान रखा गया सेंटेंस में। अगर यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूँ तो यहाँ टू टेक लिख दूँ, ब्रिंगिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग कंपेयर टू टेक स्विफ्ट एक्शन, गलत हो जाएगा ना। भाई जीरेंड को जीरेंड से, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से ही कंपेयर किया जाना चाहिए। चलिए, कह रहा है इन मणिपुर फार फ्रॉम अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू परफेक्ट प्रिवेंट एस्केलेशन द पुलिस अलेजेडली फैसिलिटेट द मॉब वायलेंस। मणिपुर में, इन मणिपुर, ये तो बहुत दूर है, ये तो फार फ्रॉम है स्विफ्ट एक्शन लेना ताकि प्रिवेंट कर सके मामले को बढ़ने से, इस एस्केलेशन से। कह रहे ये तो बहुत दूर की बातें हैं। जो पुलिस है ना, कथित तौर पे उसी ने फैसिलिटेट किया, उसी ने पूरी फैसिलिटी दी, हेल्प दी मॉब वायलेंस में, भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा में। कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, हजारों लोग आ रहे हैं और पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है, फिर वो लोग आकर के किसी गांव को जला के भाग रहे हैं, है ना, आदिवासियों के, ट्राइबल्स के। तो पुलिस जो है खुद अपने जाब्ता लेकर के मॉब वायलेंस करने मॉब्स के साथ में निकल रही है, ऐसा वीडियोस में हमें देखने को मिला है। तो ये हुआ है मणिपुर के केस में। पुलिस आपका सब्जेक्ट है, फैसिलिटेटेड इसकी वर्ब है। कह रहे जी पुलिस पर्सनल हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी और कन्नाइव्ड विद मॉब्स शुड फेस द फुल फोर्स ऑफ द लॉ। कह रहे ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले जिन्होंने फेल किया है अपनी ड्यूटी में, अपने फ़र्ज में नाकामयाब रहे हैं उसको पूरा करने में, और जिन्होंने कन्नाइव किया है, जिन्होंने सांठगांठ की है भीड़ों के साथ में, वॉयलेंट मॉब्स के साथ में, कह रहा है ऐसे पर्सनल को फेस करना चाहिए, ऐसे पुलिस के स्टाफ को सामना करना चाहिए कानून की मार का, फुल फोर्स ऑफ द लॉ का।
पर्सनल मतलब स्टाफ के लिए यूज़ किया जाता है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है लेकिन ये प्लूरल बात करता है। पर्सनल मतलब पूरा स्टाफ। तो पुलिस पर्सनल की वर्ब है शुड फेस, हु की वर्ब है फेल्ड और कनाइव्ड, है ना। हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी, हु कनाइव्ड विद मॉब्स। कनाइव करना, कोल्यूड करना, किसी के साथ में प्लॉट करना, कंस्पायर करना। कह रहा ऑल्सो देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप। कह रहा है साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होना चाहिए, मजबूत सा संदेश भी होना चाहिए कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप से, सेंटर में बैठी हुई बीजेपी की तरफ से। सैडली द अटेम्प्ट बाय द रूलिंग बीजेपी हैज़ बीन टू डिनाई द ग्रेविटी ऑफ द मणिपुर सिचुएशन बाय कंपेयरिंग इट विद आइसोलेटेड क्राइम्स इन ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। कह रहे जी सैड बात यह है, जो कोशिश है, जो अटेम्प्ट है रूलिंग बीजेपी के द्वारा, वो ये रहा है कि वो डिनाई करें ग्रेविटी को। ग्रेविटी मतलब संजीदगी, डिनाई करना मतलब मना करना। तो बीजेपी का यही अटेम्प्ट रहा है कि कैसे भी करके वो मना करें संजीदगी को, सीरियसनेस को मणिपुर सिचुएशन में। और ये कैसे करके, ये सारा काम वो करते हैं कंपेयर करके मणिपुर की वायलेंस को उन छिटपुट आइसोलेटेड क्राइम्स की घटनाओं से जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में हो रही हैं, जो ऑपोजिशन के द्वारा चलाई जा रहे राज्यों में हो रही हैं। तो मणिपुर की वायलेंस को अगर आप यूं बोल दो तेलंगाना में 2 मर्डर हुए हैं, उससे कंपेयर करने लग जाओ, तो ये तो अलग बात होगी ना। मणिपुर में तो एथनिक क्लींजिंग हो रही है वहाँ पे, है ना। एक जो है 2 आपस में जो है नस्लें जो है आपस में एथनिसिटीज लड़ाई कर रही हैं, तो वो जो नरसंहार है उसको किसी तेलंगाना में किसी मर्डर से या उड़ीसा में किसी रेप से कंपेयर करना जो है सही नहीं होगा। ये तो आप जो है मणिपुर के मामले की संजीदगी को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हो। अटेम्प्ट की वर्ब है हैज़ बीन, डिनाई द ग्रेविटी किसी मामले की संजीदगी को कम बताना। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड अंग्रेजी में डाउन प्ले, ठीक है। डाउन प्ले किसी चीज़ को कमतर बताना। एक ईडियम भी है इसके लिए, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग, ठीक है। यहाँ लिखी नहीं है मैंने, याद रखना उसको, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। कह रहे जी द कोर्ट हैज़ डिनाउंस दैट क्लेम वाइल अंडरस्कोरिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इन मणिपुर। कह रहे कोर्ट ने डिनाउंस कर दिया, कोर्ट ने ही आलोचना कर दी इस दावे की। जो आप कंपैरिजन करते हो ना मणिपुर का तेलंगाना के मर्डर से या उड़ीसा के रेप से, कोर्ट ने खुद ही डिनाउंस कर दिया इस दावे को, इसकी आलोचना कर दी। और ये की अंडरस्कोर करते हुए, ध्यान खींचते हुए, एम्फोसाइज करते हुए सिचुएशन की ग्रेविटी पे, मामले की संजीदगी पे मणिपुर के अंदर। अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ पे हाईलाइट करना, जोर देना, ध्यान देना। कह रहा है टीम ऑफ 21 लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन ग्रुपिंग और इंडिया दैट विजिटेड द स्टेट इज शेड्यूल्ड टू मीट प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू ऑन वेंसडे। कह रहा है एक टीम है 21 लीडर्स की जो अपोजिशन ग्रुपिंग के हैं, ऐसा समझ लो विपक्ष के हैं, और इस टीम का नाम है इंडियाई। कह रहा है जिसने विजिट किया था मणिपुर को। कह रहा है ये टीम जो है ना, ये स्केड्यूल्ड है, इसका शेड्यूल बना हुआ है कि ये मीट करेंगी मैडम प्रेसिडेंट को, मैडम मुर्मू को वेंसडे को, यानी बुधवार को, ठीक है। अ टीम जो है ये आपका सब्जेक्ट है, एंड द टीम इज शेड्यूल्ड ये इसकी वर्ब है। दैट आया है टीम के लिए या इंडिया के लिए, दैट की वर्ब है विजिटेड। चलिए, द ग्रुपिंग शुड ऑल्सो अग्री टू अ डिस्कशन इन द राज्यसभा इवन इफ इट्स डिमांड फॉर ए प्रायर स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेट। कह रहे इस ग्रुपिंग को अग्री हो जाना चाहिए एक डिस्कशन के लिए राज्यसभा में, अपर हाउस में। कह रहे यहाँ तक कि तब जब भी इसकी डिमांड जो है एक प्रायर स्टेटमेंट की, एक डिस्कशन से पहले एक स्टेटमेंट की पीएम मोदी के द्वारा, वो मीट नहीं होती है, वो पूरी नहीं होती है। तो ये इंडिया नाम का जो ग्रुपिंग है अपोजिशन का, ये कह रहा है कि पहले मोदी साहब एक स्टेटमेंट दें, उसके बाद हम जो है ना डिस्कशन को शुरू करेंगे। लेकिन बीजेपी जो है और बीजेपी के जो पीएम है वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे, इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही। तो हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि नहीं हो रही तो आप कर लो डिस्कशन। अगर मोदी जी आपको प्राइम मिनिस्टर जो है एक प्रायर स्टेटमेंट नहीं भी दे रहे हैं ना, ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो भी डिस्कशन को हाथ से मत जाने दो। ग्रुपिंग आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है शुड अग्री, डिमांड की वर्ब है इज नॉट मेट। व्हेन यू मीट अ डिमांड, आप उस डिमांड को पूरा करते हैं। कह रहा है दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू रिप्रेजेंट इट्स फाइंडिंग्स टू द कंट्री। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए कि वो प्रेजेंट करे, सबके सामने रखे अपनी फाइंडिंग को पूरे देश के सामने। जो ये 21 लोग वहाँ मणिपुर में गए हैं, उन्होंने क्या ढूंढा, क्या पाया, क्या देखा, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी, सारे देश को पता लगेगा इनकी जुबानी इन 21 लोगों की। दैट की वर्ब विल बी। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। वोकैब के मामले में थोड़ा हैवी था, मानना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। जब भी ऐसी वोकैब आती है, 4 वर्ड्स आप सीख करके ही निकलते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना,
हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट्स रिस्पॉन्स टू मणिपुर क्राइसिस कंपेयर टू द बीजेपी? ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पॉन्स है मणिपुर क्राइसिस के सामने, ये कैसे कंपेयर करता है बीजेपी के, यानी बीजेपी के रिस्पॉन्स के सामने, या डज की जगह पे हैज़ बीन लिख देना तो और अच्छे से सेंटेंस बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिफरेंट है, बीजेपी ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, सुप्रीम ज़्यादा फोकस्ड है सुप्रीम कोर्ट एक सोल्यूशन को लाने में, या फिर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट दोनों ही आइडेंटिकल स्टैंड रखते हैं, एक जैसा ही दोनों का जो है रुझान है। मेरे ख्याल से बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल आपने पढ़ा है, आंसर को निकालो, फर्स्ट कमेंटिव आंसर मैंने डाल दिया है। हिंदी में सोचो ना अपने आप कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या बीजेपी के दोनों में क्या फ़र्क है ना, इस पूरे क्राइसिस को लेकर के दोनों का ओरिएंटेशन कैसा है। सेकंड में आपसे पूछा है सबसे मेन रीज़न क्या है सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसिज्म का मणिपुर की सरकार को लेकर के, जो इस पैसेज में आपको दिया गया है। चार में से कौन सी ऐसी गलती है सरकार की जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सरकार को उतारना पड़ा? क्या ये गलती है, क्या ये गलती है, क्या ये गलती है, या फिर ये गलती है? कोशिश करके गलती को ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में मैंने गलती डाल दी है, मैच करोगे मेरी वाली से अपनी वाली को तो आपको समझ में आएगा। देखो खुद से करना पड़ेगा, अगर मैं ही करवा दूंगा तो फिर मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पेपर दे आऊँगा, आपका सब कुछ मैं ही कराऊंगा, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, इंडिपेंडेंट बनाना, है ना, गुरु का यही काम होता है। अगर मेरे ऊपर ही आप डिपेंड हो जाओ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। थर्ड पे आ जाओ, हमड्रम। हमड्रम वर्ड आपको समझाया भी था, मीनिंग पूछा है आपसे, चार में से एक मीनिंग निकालना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है मेंस लेवल का। एक ऐसा आदमी जिसके मॉरल स्क्रूपल्स या प्रिंसिपल्स ना हो तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ठीक है, करवाया वन वर्ड आपको अच्छे से। फ्यू एंड फार बिटवीन ईडियम का मीनिंग पूछा है, ये भी आपको आती है। टू हैव नो लेग टू स्टैंड, इस ईडियम का भी मीनिंग पूछा है, ऑफकोर्स ये भी आपको आना चाहिए। सातवें में पूछा है किसी मामले की संजीदगी को कम करके बताना, इसके लिए कौन सा वन वर्ड है? याद है ना वो प्ले वाला, ठीक है। चाहो तो इसमें आप ईडियम भी लिख सकते हो, वन वर्ड याद ना आ रहा हो तो किसी मामले की संजीदगी को कम बताने वाली ईडियम का भी बता सकते हो, है ना। आठवें नौवें में दो एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी एरर आपको मिलने वाली है इस वर्ड की वजह से और इसके आसपास। चेक करना ये नाउन है, वर्ब है, वर्ब है तो प्रेपोजिशन लेगा या नहीं लेगा, नाउन है तो कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिखा दिया था। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। क्लास अच्छी लगी हो, ये एफर्ट्स जो मैं डालता हूँ आपकी बेहतरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, अगर आपको वर्थ वाइल लगते हैं, इस क्लास को जितना हो सके शेयर करें। रेलिवेंट लोगों के साथ में करना है, ऐसे नहीं अपने पड़ोसी के साथ में कर रहे हो, जो पढ़ाई करते हैं उन्हीं के साथ में शेयर करें। अंटिल देन